हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो भूगोल विषय है उसका इकाई 1 और जो चैप्टर है वो है हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि खंड क है। तो इस चैप्टर का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न में वो है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर मैंने एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो उत्तर है कि पर्यावरण के जो जितने भी पदार्थ है, पर्यावरण के सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। और संसाधन का अर्थ जिमरमैन के अनुसार ये होता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, और संसाधन जो है वो भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। तो एक जो है वो ये उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, संसाधन को परिभाषित जो करना है उसमें। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो हम अभी आगे आपको एक और उत्तर दिखा रहे हैं उसको आप लोग लिखें, क्योंकि वो उत्तर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए उस उत्तर को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरा उत्तर हमने लिखा है वो ये है कि मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहे जा सकते हैं। ये हमें पता है और हम उन्हें संसाधन कहते भी। लेकिन अगर मनुष्य अपनी व्यापक समझ और सूझबूझ से अपने और विश्व के वातावरण को बिना प्रभावित किए जो भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं उनका उपयोग और उपभोग करता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखता है, उन्हें ही मूल रूप से संसाधन कहा जाता है। तो ये उत्तर जो हमने लिखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। वो इसलिए कि वैसे तो जो भी हम लोगों के लिए उपयोगी, हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, पर्यावरण के जो भी पदार्थ हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन हम उन्हें तब भी कह सकते हैं जब हम अपनी सूझबूझ और व्यापक समझ से विश्व का जो भी वातावरण है उनको हम प्रभावित ना करें, और जो भी प्रकृति ने हमें वस्तुएं दी हैं उनका उपयोग और उपभोग हम लोग अच्छे से करें। ठीक है, और जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, उनके साथ भी हमारा कनेक्शन अच्छा बना रहे, तो ही हम वो सारी वस्तुओं जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो पर्यावरण से हमें मिलता है, वो सारे पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। यानी कि हमें संसाधन को उपयोग करने में प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उन्हें हमें अच्छे से रखना है, तब हम वो सारे पदार्थ को संसाधन कह सकते हैं। तो इससे आपको हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये पहला वाला जो उत्तर है वो अधिकतर मिलेगा। बस ये वाला जो उत्तर है ये मुझे ऐसा लगा कि ये उत्तर ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर संसाधन जो है वो उसको यूज़ करने में हमारी प्रकृति जो है उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि प्रकृति का बहुत महत्व है, ये हम लोगों ने कोविड में देखा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है लघु उत्तरीय का वो क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा नंबर आपका प्रश्न है वो है कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक संभावी जो संसाधन होते हैं और एक होते हैं संचित कोश संसाधन। ठीक है, और ये जो संसाधन है इन्हें विकास के स्तर पर 4 भागों में बांटा गया है। आप अपने बुक में देखेंगे तो संसाधन जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है उसमें एक वर्गीकरण ये भी है कि विकास के स्तर पर जो संसाधन है उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उसमें जो चारों अलग अलग हैं विकास के स्तर पर, उसमें एक होता है संभावी और एक होता है संचित। तो वही यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप उन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो संभावी संसाधन जो होते हैं, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि जो संसाधन है वो किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, कोई एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जिसे भविष्य में वो जो भी संसाधन है जो उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं उसको हम लोग फ्यूचर में उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अभी तक उस संसाधन का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसी को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी का मतलब आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं कि संभावी का मतलब संभव है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि वो जो संसाधन है वो
हम लोग आगे फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाएँ। तो ये संभावित संसाधन होता है। और बात करते हैं संचित कोष की, तो संचित कोष को समझने से पहले हम लोग जो संभावित संसाधन है उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भारत में जो है पेट्रोलियम मिलने की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इत्यादि अनेक स्थान पे है। यानी कि इन सारे जगह पे पेट्रोलियम मिलने की संभावना है, वहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है। लेकिन असम और पश्चिमी घाट के पास से लगभग 20% पेट्रोलियम ही हमारे भारत में जो है वो निकाला जा सका है अभी तक। हो सकता है कि इन एरिया में से जो है वो आपका फ्यूचर में पेट्रोलियम जो है वो उपयोग में लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और संचित कोष संसाधन समझते हैं। संचित कोष जो संसाधन होते हैं वो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको उपयोग करने की तकनीक ज्ञात है, लेकिन और सस्ती तकनीक के अभाव में या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से अभी तक उसका उपयोग जो है वो प्रेजेंट में नहीं किया गया है। ठीक है, उसका उपयोग अभी प्रेजेंट में नहीं होता है। हो सकता है कि भविष्य में उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो संचित कोष यानी कि उसका संचय है। ठीक है, संचित कोष उसको हम लोग संचित संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि अमेरिका का जो तटीय प्रदेश है उसमें पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पे खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियम का उपयोग करता है। अमेरिका जो देश है वो क्या करता है कि खाड़ी या फिर अन्य देशों का जो भी पेट्रोलियम होता है उसका उपयोग करता है। और जब इधर से सारे जो भंडार है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इधर का जो संचय जितना भी किया गया है वो अगर ख़त्म हो जाता है, तो जो अपने पास वो संचित भंडार रखा है, जिनको वो अपने उसके पास अमेरिका के पास जो भी पेट्रोलियम का भंडार है, संचित भंडार उसका रखा है अपने पास, तो वो उसके बाद उसका उपयोग करेगा। यानी कि जब वो अन्य देशों में पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपने पास जो उसके देश में पेट्रोलियम है उसका वो उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये संचित कोष संसाधन होते हैं। उम्मीद है आपको दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पूछा गया है वो है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण जो है यानी कि संसाधन का जो हम लोग मतलब ये समझ लीजिए कि अत्यधिक जो उपयोग कर रहे हैं, उपयोग से भी ज़्यादा, यानी कि उसको हम बर्बाद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, यानी कि संरक्षण जो हम करते हैं उसका क्या उपयोग होगा। ठीक है, संसाधन तो हम लोग संरक्षित कर लेंगे कि हाँ हम इस चीज़ का यूज़ कम करें, एक लिमिट में करें, लेकिन फिर उसका उपयोग भी क्या होगा ये भी पता करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने को कह रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है कि संसाधनों का जो अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग उपयोग करते हैं, विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती हैं। जो हम लोग अविवेकपूर्ण संसाधनों का या अतिशय उपयोग कर रहे हैं, यानी जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस तरह से हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को ये जन्म देती है। ठीक है, इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर यानी कि अलग अलग लेवल पर संरक्षण की हमें आवश्यकता है। और यही जो है संसाधनों को अगर हम लोग योजनाबद्ध यानी कि योजना बना के प्लान के हिसाब से समुचित और इसका एक विवेकपूर्ण यानी लिमिट में उपयोग करें, तो इस तरह से अगर हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो ये संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और उपयोगिता, तो अगर हम लोग संसाधन को संरक्षित करते हैं तो इसका हम अधिक दिनों तक लाभ उठा सकते हैं, और यही इसकी जो है उपयोगिता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम संरक्षित करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है यानी आने वाला जो जनरेशन है हम उनके लिए भी रख पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि सारा चीज़ हम ही लोग यूज़ कर जाएं, नहीं, आने वाली जनरेशन को फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो संसाधन को संरक्षित करके हम इसका अधिक दिनों तक लाभ उठा सकते हैं। ये एक लाइन से ही आप फ्यूचर का जो हमने अभी लाइन बताया कि फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है
वो भी लागू है। तो यहाँ पे लिखा ही है कि हम इसका अधिक दिनों तक, अधिक दिनों यानी कि फ्यूचर भी में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे क्लियर हो गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको उत्तर जो है वो समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। यानी कि संसाधन जो जिम्मरमैन जैसा ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जो बनते हैं संसाधन उनमें तकनीक की क्या भूमिका है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने लिखा है कि भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी बन पाते हैं। यानी कि भौतिक संसाधन जो होता है और जो जैविक संसाधन है, तो ये जो दोनों आपका संसाधन है, ये दोनों पदार्थ जो है वो टेक्निक के सहारे ही जीवन उपयोगी बन पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आदि मानव तकनीक को पाकर ही आज क्या हो गया है, ज्ञानी मानव बन गया है। आखिर हम लोग आदि मानव ही तो थे। ठीक है, तो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया है। बात तो सही है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लें तो जैसा कि विकसित देशों में क्या होता है कि मजदूरों को ऊंचा वेतन देना पड़ता है। ये महंगे परंतु प्रशिक्षित मजदूर विकसित तकनीक का उपयोग करके कम कच्चे माल से उत्तम कोटि के सामान बनाते हैं। ये ठीक है, और कुल लागत भी बहुत कम हो जाती है। जबकि विकासशील और अविकसित देशों में सस्ते मजदूर भी मिलते हैं और सस्ता कच्चा माल भी मिलता है। फिर भी टेक्निक की यानी तकनीक की कमी के कारण क्या होता है, सामान को बनाने में अधिक समय भी लगता है, लागत खर्च भी अधिक होता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तकनीक जो है वो संसाधन निर्माण में अहम भूमिका है। तकनीक की जो है वो संसाधन निर्माण में अहम भूमिका है। यहाँ पे उदाहरण में आप देखिए कि वो क्या कहा कि जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, डेवलप जो देश होते हैं, विकसित किए हुए देश है, उसमें मजदूरों को ऊंचा वेतन तो देना पड़ता है, लेकिन उनका जो कच्चा माल है वो उत्तम कोटि के सामान बनाते हैं। वो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि जो वहाँ के मजदूर होते हैं वो थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित होते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है। और जो विकसित तकनीक है, ठीक है, जो भी टेक्निक उनको मिला है उसका उपयोग करके वो कम समय में, ठीक है, कम समय में और कम कच्चे माल में बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बना देते हैं और उसका खर्च भी कम होता है। ठीक है, जबकि अविकसित देश में क्या होता है कि सस्ते मजदूर तो मिल जाते हैं, लेकिन सस्ता जो है कच्चा माल भी मिलता है उनको, मजदूर भी मिलते हैं और सस्ता कच्चा माल भी मिल जाता है। लेकिन टेक्निक की अगर कमी है, तकनीक की कमी है, तो सामान को बनाने में अधिक समय लगता है। तो समय अधिक खर्च हुआ, हमारा समय उतना जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। अगर हमारे पास अच्छी टेक्निक होगी, अच्छी तकनीक होगी, तो हमारा जो समय है, जैसा कि विकसित देशों में होता है, समय कम लगेगा और लागत खर्च भी कम आएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि सामान बनाने में समय जो है वो अधिक लगता है और लागत खर्च भी अधिक होता है और उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही होता है तकनीक की जो है, संसाधन निर्माण में तकनीक की जो है वो ये भूमिका होती है। तो उम्मीद है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर 1 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।